हर कोई कहता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो और उनके कहने पे हमने कर भी लिया, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि किस प्लानिंग के साथ और किस स्ट्रेटेजी के साथ करें। या फिर आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, दिमाग में प्लान तो है, लेकिन फिर भी एक स्टेप उठाने में डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैं कहूंगी कि आप जिस भी किसी स्टेज में हैं, आपका बिजनेस ऑलरेडी है या फिर आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको बिजनेस में कुछ चेंज करना है, तो ये ऑडियो बुक समरी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। इस ऑडियो बुक समरी को बनाया है गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, और यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। समरी द मिलियनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है गैरी केलर विद डेव जेंग्स एंड जे पैप्सन ने। और इस समरी की अगर हम बात करें तो ये समरी आपको फाइनेंशियली वेल्दी बनने की टेक्निक सिखाएगी। ये समरी आपको इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड डिफरेंट वर्किंग मॉडल्स के बारे में एक डीप नॉलेज देती है। ये मॉडल्स टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं और इस समरी में आपको इन सभी मॉडल्स के बारे में 1 बाय 1 बताया गया है ताकि आप अपने रियल एस्टेट स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। ये वर्किंग मॉडल्स वो गाइडलाइंस है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की गलतियों से सबक लेकर बनाए गए हैं। इस समरी को पढ़ने और सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपसे पहले लोगों ने क्या क्या गलतियां की थी, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। और आपको इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई सुनी सुनाई बातों की सच्चाई भी पता चल जाएगी, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सच क्या है और झूठ क्या है। खासकर बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है तो एक तरीके से ये समरी आपके लिए एक गाइड है जो आपको इन्वेस्टमेंट की हकीकत बताती है। आप चाहे नए इन्वेस्टर हो या पुराने, ये समरी आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हर स्टेप पर गाइड करेगी। इस समरी में जो टेक्निक्स दी गई है उन्हें अप्लाई करके आप अपने कैश फ्लो और इक्विटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये समरी आपको अपनी नेटवर्थ ग्रो करने और पैसिव इनकम को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि नेटवर्थ ही हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल वेल्थ डिसाइड करती है और इसलिए ये समरी उसे इंक्रीज करने पर फोकस करती है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। पर्सनल मिथ, इट डजंट मैटर इफ आई वांट और नीड इट, आई जस्ट कांट डू इट। ज्यादातर लोग किसी चीज को ट्राई करने से पहले ही उसका फ्यूचर बता देते हैं, यहाँ तक कि वो ट्राई करने से भी डरते हैं और इस तरीके से उनके फाइनेंशियल वेल्दी होने की पोटेंशियल काफी कम हो जाती है। अगर आपका भी यही माइंडसेट है तो यकीन मानिए आप जिंदगी के साथ समझौते कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल पोटेंशियल को 2 तरीकों से देखते हैं, फाइनेंशियली प्रोबेबल और फाइनेंशियली पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी थिंकर्स अपनी पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट पोटेंशियल के बेस पर किसी भी फाइनेंशियल सक्सेस को कैलकुलेट करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कैलकुलेशन रियलिस्टिक होती है और इसीलिए वो अक्सर ज्यादा फाइनेंशियल वेल्थ अचीव नहीं कर पाते, और इसलिए कोई भी पहले से बता सकता है कि इस टाइप के लोगों का फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ पॉसिबल थिंकर्स जितना चाहे उतनी फाइनेंशियल वेल्थ अचीव कर सकते हैं। इन्हें अपनी पोटेंशियल पर भरोसा होता है। ये इस बात को मानते हैं कि फाइनेंशियल वेल्थ उनकी मेहनत पर डिपेंड करती है, ना कि उनके पास्ट पर। तो इस टाइप के लोग लाइफ में काफी ग्रोथ करते हैं। इसीलिए फाइनेंशियली वेल्दी बनना है तो पॉसिबल थिंकर बनो। जैसे कि ये कहानी ट्रेमल क्रो की, जिसने फाइनेंशियली वेल्दी बनने के लिए पॉसिबल थिंकिंग को अप्लाई किया। ट्रेमल अपने 7 भाई बहनों के साथ डलास में रहता था। गरीबी इतनी थी कि उसकी फैमिली गर्म पानी तक अफोर्ड नहीं कर पाती थी। इसके बावजूद भी ट्रेमल ने अपनी काबिलियत पर कभी भी डाउट नहीं किया, शक नहीं किया। उसने लाइफ में काफी ग्रोथ की। 1948 यानी कि 1948 में ट्रेमल ने जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उसे लगा कि अब वो फाइनेंशियली वेल्दी बन सकता है। रियल एस्टेट मार्केट में अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसरों की भरमार थी और ट्रेमल सही मौके का वेट करता और हर गोल्डन चांस को लपक लेता था। वो किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देता था। फिर उसे रियलाइज हुआ कि डेब्ट लेकर और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की मदद से वो काफी आगे जा सकता है। उसने डिसाइड किया कि वो अब शॉपिंग मॉल्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो कि उन दिनों एक प्रॉफिटेबल डील मानी जाती थी। 1955 यानी कि 1955 तक शॉपिंग मॉल्स काफी पॉपुलर हो चुके थे और ट्रेमल का बिजनेस भी पीक पर पहुंच गया। आगे 1960 यानी कि 1960 तक ट्रेमल देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक बन गया था। उसका बिजनेस लगातार ग्रो करता गया और 1980 यानी कि 1980 तक ट्रेमल यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी मैनेजर बन चुका था।
लेकिन ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ट्रेमल को अपने पोटेंशियल का एहसास हो चुका था। आज के टाइम में द ट्रेमल क्रो कंपनी एक बड़ी कमर्शियल कंपनी है जो काफी लोगों को रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। क्रो की सक्सेस उसकी पॉसिबिलिटी थिंकिंग पर बेस्ड है। उसने अपने पास्ट या प्रेजेंट के बेस पर अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया था। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उसने एक ग्रेट फाइनेंशियल वेल्थ अचीव की जो लगातार साल दर साल बढ़ती गई। वो समझ चुका था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए उसे खुद के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। उसने एक प्रॉपर वर्किंग मॉडल फॉलो किया और दूसरों के पैसे से इन्वेस्ट किया, जिससे कि उसे खूब सारा कैश फ्लो मिला। हालांकि क्रो की कहानी में सब कुछ इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उसने जो मेहनत की और जो रिस्क लिया उसका उसे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। और ये सच है कि बिना रिस्क लिए हम कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। इसलिए कभी अपनी पोटेंशियल पर शक ना करें। अगर आप चाहो तो आप भी ट्रेमल क्रो की तरह फाइनेंशियली वेल्दी बन सकते हो। तो ट्रेमल क्रो की इस कहानी से सीखते हुए अब आगे बढ़ते हैं हम भी और बात करते हैं इन्वेस्टिंग मिथ। इन्वेस्टिंग इज रिस्की, आई विल लूज माई मनी, यानी कि इन्वेस्टिंग बहुत ही रिस्की है, मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। डेफिनेशन के हिसाब से इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। एक राइट वर्किंग मॉडल फॉलो करके और अपने बिजनेस को कंट्रोल करके इन्वेस्टिंग का रिस्क फैक्टर हटाया जा सकता है। दरअसल हमारा माइंडसेट हमें इन्वेस्टमेंट को रिस्की बिजनेस समझने पर मजबूर कर देता है। ग्रेट इन्वेस्टर रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं करते, लेकिन वो रिस्क कम करने के लिए सही गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करते हैं। साथ ही कुछ ऐसी डील्स होती है जिनमें जरा भी रिस्क नहीं होता। एक ग्रेट इन्वेस्टर वही होता है जिसे रिस्क कंट्रोल करना आ जाए। इन्वेस्टमेंट भी बाकी बिजनेस की तरह ही रिस्की है, क्योंकि रिस्क लाइफ में हर जगह है। यहाँ तक कि रोड क्रॉस करना भी उतना ही रिस्की है। इसलिए आपको एक सर्टेन प्लान फॉलो करना होगा ताकि आप सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर सको। शुरुआत में उन चीजों पर इन्वेस्ट करो जिनके बारे में आपको नॉलेज है। जैसे जेरी क्लेवेंगर एक मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर है जो कैंसास सिटी मिसौरी में रहता है। एक सर्टेन वर्किंग मॉडल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करने की वजह से ही जेरी एक ग्रेट इन्वेस्टर बन पाया। उसके अंदर बिजनेस रिस्क रिमूव करने की काबिलियत थी, जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल बन पाया। ये स्टोरी एक रियल एस्टेट डील की है जो जेरी ने की थी। एक दिन शाम को जेरी के रियल एस्टेट एजेंट ने उसे कॉल करके एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया जिसकी वैल्यू घट चुकी थी। पहले ये प्रॉपर्टी $65,000 की थी, जो कि अब $39,000 की हो चुकी थी। जेरी को इस डील में एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और उसने वो प्रॉपर्टी $42,000 में खरीद ली। कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए ये सोचकर उसने तुरंत डील फाइनल कर ली। जेरी के एजेंट ने डील सील कर ली और ओनर को इन्फॉर्म कर दिया। जेरी को मालूम था कि उसका डिसीजन एकदम राइट है। उसे अपने फैसले पर पूरा यकीन था और इस तरीके से उसने इन्वेस्टमेंट से रिस्क रिमूव कर लिया था। बाद में उसने $54,000 में वो घर बेच दिया। इस डील से उसने काफी बड़ा प्रॉफिट कमाया और जेरी ने इस तरह की कई और भी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट डील्स की थी। अपने जैसे कई और मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की तरह जेरी तुरंत डिसाइड कर लेता था कि कौन सी डील करनी है और कौन सी नहीं। इन्वेस्टमेंट के रिस्क को दूर करने के लिए और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से पहले आपको वर्किंग मॉडल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करने होंगे। इन्वेस्टमेंट फील्ड में उतने ही रिस्क है जितना बाकी फील्ड्स में होते हैं, पर अगर आपको बेसिक नॉलेज है और आप वर्किंग मॉडल को फॉलो करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टिंग मिथ। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स आर एबल टू टाइम द मार्केट, यानी कि टाइम का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके बारे में लोगों को गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गुड टाइमिंग का मतलब है कि तुरंत किसी अपॉर्चुनिटी को लपक लीजिए, उसे अपने हाथ में ले लीजिए। हालांकि ये एक झूठा कॉन्सेप्ट है। टाइमिंग का मतलब है कि एक्टिव रहना और सही समय पर सही मौके की तलाश। और सक्सेसफुल टाइमिंग का मतलब है कि आप किसी टास्क को अचीव करने से पहले कितना टाइम देते हो। इसलिए एक्टिव रहिए और सही मौकों का इंतजार करते रहिए। गुड टाइमिंग का राइट मीनिंग है कि आपको हर समय सही मौके की तलाश में रहना चाहिए। ऐसे मौके ढूंढो जो आपके क्राइटेरिया में फिट बैठते हो। आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से जो चांस मिले उस पर तुरंत रिएक्ट करो, उस मौके को हाथ से जाने ना दो। गुड टाइमिंग का कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, बस एक राइट मौके की तलाश ही गुड टाइमिंग है। चलो इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग कैसे काम करती है।
ये स्टोरी है डेचस बोडीफोर्ड की, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर मिलेनियर है। वो मैरिएटा जॉर्जिया में बिजनेस करते हैं। एक दिन उन्होंने सेल क्लोजर से पहले नोटिस किया कि बैंक ने एक प्रॉपर्टी पर $1,00,000 से भी ज्यादा ओपनिंग बिड कम कर दिया है। उन्होंने तुरंत बैंक को कॉल करके प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांगी। वो और उनके पार्टनर ने बैंक को कांटेक्ट करके काफी सारी इंफॉर्मेशन ले ली, जिससे उन्हें पता चल गया कि आगे क्या करना है। ऑक्शन यानी नीलामी के टाइम पर उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली और उसे मार्केट में सेल पर रख दिया। 3 महीने के बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेचकर $1,00,000 का प्रॉफिट कमाया। तो इसे हम सक्सेसफुल टाइमिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं। सही मौके किस्मत से नहीं, बल्कि हमेशा एक्टिव रहने से और सही टाइमिंग से मिलते हैं। बोडीफोर्ड जानते थे कि उनका क्राइटेरिया क्या है, इसलिए जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। ऐसे मौकों का वो हमेशा इंतजार करते थे। और ये कहानी बताती है कि आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है और उसे ग्रैब करना है। इसके लिए आपको पूरे सब्र के साथ, पूरे पेशेंस के साथ इंतजार करना होगा। कोई भी चांस सिर्फ लक पर नहीं होता है, बल्कि हमारी मेहनत और सही समय पर लिए गए सही कदम पर बेस्ड होता है। तो इसी के साथ अब जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थिंक बिग गोल्स, बिग मॉडल्स एंड बिग हैबिट्स। यानी कि बड़े गोल्स, बड़े मॉडल्स और बड़ी हैबिट्स के बारे में सोचिए। इन्वेस्टमेंट में आपके माइंडसेट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। इस समरी का एक बड़ा सेक्शन है थिंकिंग पर फोकस करना, क्योंकि यही चीज लंबे टाइम तक मैटर करती है। अपने गोल सेट करते समय एक मिलियनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर जैसा माइंडसेट रखिए। आपको बड़ा गोल रखना पड़ेगा। बड़े मॉडल्स और बिग हैबिट्स यानी कि बड़ी आदतें जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में हेल्प करे। एक इन्वेस्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी थिंकिंग को बड़ी कीजिए, बड़ा सोचिए। हालांकि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि थिंकिंग बिग और मेकिंग बिग के बीच का जो डिफरेंस है उसे मिटाने के लिए वर्किंग मॉडल्स ब्रिज का काम करता है। आपको भी वही वर्किंग मॉडल्स अडॉप्ट करनी होगी जिसे फॉलो करके कई दूसरे लोग मिलियनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बने हैं। ये मॉडल्स टाइम के साथ साथ काफी चेंज भी हुए हैं और आपसे पहले जो गलतियां लोगों ने की है उन्हें इन मॉडल्स में कवर किया गया है, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। बिग मॉडल सेट ऐसे प्रूव्ड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जो किसी को भी इन्वेस्टमेंट में सक्सेस दिला सकते हैं। मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की तरह आप भी अपनी लाइफस्टाइल में बिग हैबिट्स को लाइए, लेकिन आपको लगातार खूब मेहनत करनी होगी, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट में हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बुरी आदतें आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जबकि अच्छी आदतें आपकी लाइफ इम्प्रूव करती है। तो ये कहानी खुद ऑथर गैरी डब्ल्यू कैलर की लाइफ से है। एक वीकेंड वाले दिन गैरी और उनकी वाइफ मैरी एक बीच रिजॉर्ट में हॉलिडे पर गए। होटल की लिफ्ट में उन्हें एक रियल एस्टेट एजेंट मिला, जिसने उन्हें एक कॉन्डो डील के बारे में बताया। गैरी और उसकी वाइफ कॉन्डो देखने तो गए, लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं, क्योंकि वो मेंटली तैयार नहीं थे। 1,60,000 यानी कि $1,60,000 वाले प्राइस का ये कॉन्डो हाउस काफी अच्छी कंडीशन में था। एक हफ्ते के बाद गैरी और उसकी वाइफ उस कॉन्डो पर डिस्कस कर रहे थे। उस वक्त गैरी को लगा कि उन्हें वो कॉन्डो खरीद लेना चाहिए था। तो गैरी ने तुरंत रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके बोला कि हमें वो कॉन्डो खरीदना है। तो उसने बताया कि वो कॉन्डो पहले से ही सोल्ड हो चुका है। गैरी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने एक अच्छी डील मिस कर दी। अगर वो इसमें इन्वेस्ट कर लेते तो बाद में से डबल या ट्रिपल प्राइस में बेच सकते थे, लेकिन कोई प्रॉपर वर्किंग मॉडल ना होने की वजह से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई। गैरी को फील हुआ कि उन्हें इन्वेस्टमेंट की कोई भी नॉलेज नहीं है और ये उनके लिए एक लेसन था। उस दिन के बाद से गैरी ने बेस्ट वर्किंग प्लान और हैबिट्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो उन्हें इन्वेस्टमेंट में मदद कर सके। और बेस्ट वर्किंग मॉडल्स फॉलो करने के बाद उन्हें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में काफी सक्सेस मिली। एक ट्रू इन्वेस्टर की हैबिट्स को अडॉप्ट करके, उन्हें अपना करके गैरी बहुत जल्दी ही एक मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन गए थे। तो ये कहानी हमें बताती है कि बेस्ट वर्किंग मॉडल्स और हैबिट्स आपके बिजनेस लाइफस्टाइल के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको सक्सेसफुल बनाती है। बस ये याद रखिए कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से हमेशा बेस्ट वर्किंग मॉडल फॉलो करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द नेटवर्थ मॉडल ऑफ द मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। यानी कि नेटवर्थ का मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है। ये मॉडल आपकी नेटवर्थ को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है, जिसमें
3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला है पाथ ऑफ मनी के बारे में सीखना, दूसरा है एक पर्सनल बजट को मैनेज करना और तीसरा है पर्सनल नेट वर्थ को ट्रैक करना। तो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि मनी का एक ही पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है। मिलेनियर्स अपने पैसे को राइट डायरेक्शन में लगाते हैं जो उन्हें बड़ा प्रॉफिट देता है। पैसे को सही जगह लगाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि या तो आप लोन पर पैसा दीजिए या फिर एसेट्स को खरीद लीजिए जो आपको लगातार कैश फ्लो देता रहे। नेटवर्थ मॉडल का सेकंड स्टेप है पर्सनलाइज बजट को मैनेज करना। एक बार जब आपको पता चल जाए कि पैसा कहाँ लगाना है तो इस पर फिक्स रहिए, क्योंकि अगर आप माइंड चेंज करते रहेंगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस भी उतने ही कम होंगे। एक प्लान बनाइए और उस पर टिके रहिए। सबसे अच्छा होगा कि आप इन्वेस्टिंग करने का एक बजट बना लीजिए। नेटवर्थ मॉडल का थर्ड स्टेप आता है अपनी वर्थ को ट्रैक करना। आपको अपने सारे एसेट्स यानी कि सारी संपत्ति जोड़नी है और उसमें से लायबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां जो है उसको घटाना है। तो जो बचता है वही आपकी नेटवर्थ है। अपनी नेटवर्थ ट्रैक करने से आपको बेटर फोकस मिलेगा जो आपको बताएगा कि आप कहां पर खड़े हैं। नेटवर्थ मॉडल समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और ये कहानी है ऑथर के अंकल और आंटी की। क्लेम और वुडी की गैलेना पार्क टेक्सास में एक बार्बर शॉप थी। उन्हें फील हुआ कि इस बार्बर शॉप की इनकम से वो फाइनेंशियली वेल्दी नहीं बन पाएंगे। क्लेम और वुडी वैसे काफी हार्ड वर्किंग थे, लेकिन दोनों को पता था कि उन्हें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी की काफी जरूरत है। तो इसलिए दोनों ने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया और नेटवर्थ मॉडल फॉलो करना शुरू कर दिया। दोनों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। वो अपनी इनकम को बजट करके उसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाने लगे। प्लानिंग के साथ सेविंग करने से उनका बजट मेंटेन रहने लगा था और अब वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। फिर उन्हें ऑस्टिन टेक्सास से एक इन्वेस्टर ग्रुप मिला जो कि उनके शहर में आया था। ये लोग इन्वेस्टर्स को 2 मेजर हाईवेज के पास लैंड ऑफर कर रहे थे। क्लेम और वुडी ने इस मौके का फायदा उठाकर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कुछ सालों के बाद उनकी मेहनत काम आई और वो मल्टी मिलेनियर्स बन गए। उन्होंने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए 3 सिंपल रूल्स फॉलो किए। पहला तो ये कि उन्होंने एक फिक्स पाथ चूज किया कि उन्हें पैसा लगाना कहाँ पर है और उसी पर वो स्टिक रहे, उसी पर वो टिके रहे। और उन्होंने अपनी इनकम से एक बजट बनाया। उन्होंने फालतू के खर्चे एकदम बंद कर दिए थे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाया ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंशियली वेल्दी बन सके। वो अपनी नेटवर्थ हमेशा ट्रैक करते थे जिससे उन्हें पता रहता था कि कहाँ पर फोकस करना है। आपको भी नेटवर्थ मॉडल के ये 3 सिंपल रूल्स हमेशा याद रखने होंगे। इन रूल्स की मदद से आप बहुत जल्दी ही फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। तो ये याद रखिए कि आपका पैसा सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक गुड बजट को मेंटेन करो और अपनी नेट वर्थ को लगातार ट्रैक करते रहो। तो नेटवर्थ मॉडल के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ द मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, यानी कि मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर का फाइनेंशियल मॉडल। सेकंड वर्किंग मॉडल है फाइनेंशियल मॉडल। इसके हिसाब से रियल एस्टेट फील्ड में पैसे कमाने के 2 ही तरीके हैं। ये दोनों तरीके कई और दूसरे स्पेसिफिक तरीकों से मिल जाते हैं। हालांकि हम बोल सकते हैं कि मोटे तौर पर रियल एस्टेट में अर्निंग के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। मल्टी मिलेनियर्स इन 2 तरीकों के अंदर कई सारे दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते रहते हैं, जो कि इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बना देता है। वैसे शुरुआत में आपको सिर्फ दोनों बेसिक तरीकों पर ही फोकस करना चाहिए। इस मॉडल से फाइनेंशियल वेल्थ कमाने के ये 2 मेथड है, इक्विटी बिल्डअप और कैश फ्लो। ये दोनों एक ही टाइम पर आपको फायदा दे सकते हैं। इक्विटी बिल्डअप आपकी नेटवर्थ बढ़ाएगा, जबकि कैश फ्लो आपको रेगुलर इनकम देता रहेगा। आप कैश फ्लो को अपनी जरूरत के लिए, कर्जे उतारने के लिए या रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बनाने के लिए यूज कर सकते हो। रियल एस्टेट में बराबर कैश फ्लो का इन्वेस्ट करने से नेटवर्थ आपकी बढ़ती है। तो अब इस फाइनेंशियल मॉडल को डिटेल्स में समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। ये कहानी है उस बिजनेसमैन की जिसकी इनकम कैश फ्लो से ग्रो हुई और नेटवर्थ इक्विटी से बढ़ी। 1983 यानी कि 1983 में उसने अपना करियर शुरू किया था। उसने शुरू में $10,000 की इन्वेस्टमेंट से $1.5 मिलियन की इक्विटी कमाई और उसका कैश फ्लो हर साल $45,000 बढ़ता गया। और ये सब हुआ 20 सालों की उसकी मेहनत से। इस बिजनेसमैन ने $50,000 की प्रॉपर्टी ली। उसने $10,000 डाउन पेमेंट के तौर पर दी और बाकी के $40,000 को 30 साल के मॉर्गेज लोन पर फाइनेंस कर लिया। उसने मीडियम प्राइस का फुल प्रूफ फॉर्मूला यूज किया था, 20% डिस्काउंट, 20% डाउन पेमेंट और 30 साल का लोन।
और उसकी सक्सेस का सीक्रेट यही फॉर्मूला है। इस आदमी ने एक मॉडल यूज किया जिससे उसकी इक्विटी और कैश फ्लो काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसके अलावा ये आदमी अपने कैश फ्लो का यूज करके रियल एस्टेट में बार बार इन्वेस्ट करता गया, जिससे उसकी टोटल नेटवर्थ इंक्रीज हुई। इस तरह फाइनेंशियल मॉडल को फॉलो करके उसने एक स्ट्रॉन्ग इक्विटी पोजीशन अचीव की और उसे लगातार कैश फ्लो का प्रॉफिट भी मिलता रहा। उसने अपने कैश फ्लो को कई तरह से यूज किया, जैसे कि रियल एस्टेट में डायरेक्ट पैसा लगाकर और अपने कर्जे उतारने के लिए। इसलिए एक चीज याद रखिए, अपने कैश फ्लो और इक्विटी को कई गुना बढ़ाने के लिए हमेशा बेस्ट मॉडल को फॉलो करो। कैश फ्लो को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहो, जिससे कि आपकी नेटवर्थ जल्दी बढ़ सके। तो फाइनेंशियल मॉडल के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर के नेटवर्क मॉडल के बारे में। द नेटवर्क मॉडल ऑफ द मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, ये है थर्ड वर्किंग मॉडल यानी कि नेटवर्क मॉडल। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने बिना किसी मदद के सक्सेस अचीव की हो, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक एफिशिएंट टीम जरूर होती है। मिलेनियर्स ऐसे लोगों का ग्रुप बनाते हैं जो उन्हें पूरे प्रोसेस में मदद कर सके, और यही वो लोग होते हैं जो मिलेनियर्स को राइट एडवाइस, कॉन्टैक्ट्स वगैरह देते हैं। अपनी ड्रीम अचीव करने के लिए आपको लोगों की एडवाइस लेनी ही पड़ती है, ताकि आप अपना बेस्ट दे सके। बिना नेटवर्क्स के अकेले बिजनेस करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमें किसी एडवाइजर्स या गाइड की जरूरत हमेशा पड़ेगी। लोगों के नेटवर्क को हम 3 सर्कल में बांट सकते हैं: इनर सर्कल, सपोर्ट सर्कल और सर्विस सर्कल। इनर सर्कल में वो लोग होते हैं जो हमारे मेंटोर्स या पार्टनर्स होते हैं। सपोर्ट सर्कल में इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और अटॉर्नीज वगैरह होते हैं। उसके बाद आता है सर्विस सर्कल, जिसमें फाइनेंशियल प्लानर्स और क्लीनिंग सर्विस देने वाले लोग होते हैं। तो ये कहानी है बिलियनियर सैम जेल की। छोटी उम्र से ही जेल को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उनकी ये जर्नी कम उम्र से ही शुरू हो गई थी और कॉलेज लाइफ तक चलती रही। कॉलेज में उन्हें रॉबर्ट लूरी मिला और दोनों दोस्त बन गए। फिर बाद में दोनों बिजनेस पार्टनर भी बने, और यही नेटवर्किंग का इनर सर्कल है। उनके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 15 घर थे, जो उन्होंने कुछ लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करने के बाद अरेंज किए। ये लैंडलॉर्ड सपोर्ट सर्कल की कैटेगरी में आते हैं। 1968 यानी कि 1968 में जेल और लूरी ने इक्विटी ग्रुप इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया, जो कि उनका काफी सक्सेसफुल वेंचर रहा। जेल ने जो वर्क नेटवर्क बिल्ड किया था वो काफी एफिशिएंट था, जिससे उसे अपना बिजनेस प्रॉपर्ली चलाने में काफी एडवाइस मिलती थी। इसलिए किसी भी बिजनेस में पहले नेटवर्क को बिल्ड कीजिए और उसे मेंटेन रखिए, और लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से एंगेज रहो। इनर सर्कल में वो लोग आते हैं जो वाकई में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की केयर करते हैं, और आपके सपोर्ट सर्कल में प्रोफेशनल लोग होते हैं जो आपको बिजनेस के डिफरेंट आइडियाज पर एडवाइस देते हैं, आपको डील फाइनलाइज करने में हेल्प करते हैं और आपके क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं। ये लोग आपको ट्रांजैक्शन और हायरिंग प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। सर्विस सर्कल में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या फ्रीलांसर्स आते हैं। किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इनका अपना एक सिलेक्टेड काम होता है। ये वो प्रोफेशनल होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट में फिजिकली शामिल रहते हैं। ये कहानी हमें एक स्ट्रॉन्ग वर्क टीम की इम्पोर्टेंस बताती है, और ये वो लोग हैं जो हमें बिजनेस के हर स्टेप पर गाइड करते हैं। तो इन तीनों नेटवर्किंग टीम सर्कल के लोगों के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो नेटवर्क मॉडल के बारे में जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द लीड जनरेशन मॉडल ऑफ द मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। ये है 4th वर्किंग मॉडल, जो है लीड जनरेशन मॉडल। हर किसी को सक्सेस अचीव करने के लिए एक लीड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना लीड्स के सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। खासकर बात जब इन्वेस्टमेंट की हो, लीड्स जितना ज्यादा होगी आपको उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। ये आपको डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज देती है, जिनमें से आप बेस्ट को चूज कर सकते हो। अगर आपके पास लीड्स नहीं है तो इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है और आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। लीड जनरेशन मॉडल 4 सिंपल सवालों पर बेस्ड है, जो है मुझे क्या चाहिए, जो मुझे चाहिए उसे पाने में कौन मेरी हेल्प करेगा, मुझे प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी या इससे जुड़े लोग कहाँ मिलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज रियल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो जब आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाए तो मान लो कि सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये कहानी साबित करती है कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए लीड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फेमस फिक्शनल कैरेक्टर शेरलॉक होम्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए वो सबसे पहले लीड्स ढूंढते थे।
शेरलॉक होम्स ने डॉक्टर वॉटसन के साथ मिलकर के कई सारे केसेस सॉल्व किए थे। उन्हें कोई एक लीड मिलती थी जो उन्हें बाकी लीड्स तक ले जाती थी और इस तरीके से वो केस की तह तक पहुंच जाते थे। ये जो लीड्स होती है ना, ये आपको आपकी डेस्टिनी से जोड़ती है। शेरलॉक होम्स जैसे लीड से लीड कनेक्ट करते थे, वही सेम चीज इन्वेस्टमेंट पर भी अप्लाई होती है। बस आपको उन लीड्स पर फोकस करने की जरूरत है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगी। आपको किस चीज की तलाश है? आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए ये पता होना बहुत जरूरी है। और कौन इसमें आपकी हेल्प करेगा, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे किसी इंसान की जरूरत है जो आपको आपकी राइट लीड्स दे सके। तो लीड्स कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वेस्टमेंट में, ये जानने के बाद अब बात करते हैं और जानते हैं द एक्विजिशन मॉडल ऑफ द मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, यानी कि 5th और लास्ट मॉडल है एक्विजिशन मॉडल। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको डिफरेंट डील्स करनी होगी, क्योंकि आपके लिए पैसा आपके इन्वेस्टमेंट्स कमाएंगे। इसीलिए इन्वेस्टिंग करते रहिए। आपको अपने एफर्ट्स, मेहनत और सब्र का फल जरूर मिलेगा, लेकिन एक्विजिशन से पहले उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज बहुत जरूरी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि उसमें किसी भी तरह का रिस्क ना हो, क्योंकि अक्लमंदी के बिना सक्सेस नहीं मिल सकती। एक्विजिशन मॉडल में आप 2 चीजों के लिए पैसा खर्च करते हैं, कैश फ्लो और इक्विटी बिल्डअप। फाइनेंशियल मॉडल की तरह आपके पास कैश फ्लो और इक्विटी के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। लीज का ऑप्शन, बाय एंड होल्ड, बाय, इम्प्रूव और होल्ड। एक्विजिशन मॉडल बेसिकली हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करने की टेक्निक देता है। हम इस एक्विजिशन मॉडल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। एक बिजनेसमैन ने रियल एस्टेट डील में पैसा इन्वेस्ट किया। उसे इन्वेस्टिंग में काफी नॉलेज है और साथ ही वो बड़ा हार्ड वर्किंग भी है और वो सब्र भी रखता है और जल्दी ही मिलेनियर बन जाता है। जब भी वो कोई प्रॉपर्टी देखने जाता है तो उसके बारे में एक पेपर पर कैलकुलेशन कर लेता है और फिर डिसाइड करता है कि उसे ये डील करनी चाहिए या नहीं। एक्चुअल में उसकी कैलकुलेशन एक्विजिशन मॉडल पर बेस्ड होते हैं। उसका मेन गोल फाइनेंशियली वेल्दी बनना है, तो इसलिए वो एक्विजिशन मॉडल के 2 तरीकों में से एक को फॉलो करता है, जो कि कैश और कैश फ्लो और इक्विटी के लिए है। किसी भी डील को फाइनल करने से पहले वो उसके डिफरेंट एंगल्स के बारे में सोचता है। वो पहले लीज ऑप्शन के बारे में सोचता है, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदता है। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो उसे इम्प्रूव करने के लिए, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने और अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए उसे होल्ड पर रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी है जो अपने इन्वेस्टमेंट से कैश कमाना चाहता है, लेकिन वो एक्विजिशन मॉडल को अलग तरह से फॉलो करता है। इस आदमी का मेन गोल प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना है, जिससे कि वो जल्दी से पैसा कमा सके। इस तरह वो ना तो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है और ना ही होल्ड करता है, तो उसकी ओवरऑल वेल्थ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दोनों तरीकों से ये दोनों मिलेनियर बने। फर्क बस इतना है कि इनमें से एक ही तरीका इंसान को वेल्दी बनाता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक, यानी कि मुद्दा मामला ऐसा है कि सेल्फ डाउट जो होता है, आपके सपने वो कभी पूरे नहीं होने देता। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि आपके अंदर भी एक मिलेनियर बनने की पोटेंशियल मौजूद है। अपने पास्ट या प्रेजेंट के बेस पर अपने फ्यूचर को कभी भी प्रिडिक्ट ना करो कि आप कुछ अचीव कर सकते हो या नहीं। खुद को किसी भी लिमिट में मत बांधो, क्योंकि आपके पास उड़ने के लिए पंख है। इन्वेस्टिंग उतना भी रिस्की बिजनेस नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। ये आपकी सोच है जो इन्वेस्टिंग को रिस्की मानती है। इन्वेस्टिंग हो या कोई और बिजनेस, रिस्क तो हर जगह पर है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट को कम रिस्की बनाना चाहते हो तो आपको कुछ वर्किंग मॉडल्स को फॉलो करना होगा। आपने समरी में ये भी सीखा है कि किसी इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए तुरंत मौके ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पूरी तैयारी के साथ सही मौके का इंतजार करने के बाद ही कोई एक्शन लेना है। साथ ही ये याद रखो कि राइट वर्किंग मॉडल्स को फॉलो करना आपके और आपकी डेस्टिनी के बीच किसी ब्रिज यानी पुल की तरह काम करेगा। नेटवर्थ मॉडल से आपने सीखा कि अपनी नेटवर्थ को कैसे इंक्रीज किया जाए, और इससे जुड़े 3 सिंपल रूल्स के बारे में भी आपने जाना। इससे एक चीज आप समझ चुके होंगे कि आपको पैसे तक पहुंचने के लिए एक रास्ता डिफाइन करना होगा, एक बजट मैनेज करना होगा और अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करना होगा। सेकंड मॉडल से आपने पैसे कमाने के 2 तरीके सीखे हैं, जो है कैश फ्लो और इक्विटी बिल्डअप। इक्विटी बिल्डअप आपकी टोटल नेटवर्थ को इंक्रीज करती है
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का थर्ड मॉडल जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करता है वो है लोगों के साथ नेटवर्किंग और वर्क टीम की इम्पोर्टेंस पर, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है जो आपको राइट एडवाइस दे, इसीलिए एक वर्क टीम फॉर्म करना बहुत जरूरी है। फोर्थ मॉडल आपको इन्वेस्टमेंट में लीड्स की इम्पोर्टेंस सिखाता है। ये आपके उस सवाल का जवाब है जो आप खुद से पूछते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। और लास्ट में वर्किंग मॉडल आपको सिखाता है कि कैसे डिफरेंट डील्स को एनालाइज करके सही और गलत डील्स के बीच के फर्क को समझा जाए। ये सारे वर्किंग मॉडल्स फॉलो करके आप इन्वेस्टमेंट के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हो। लेकिन खुद पे कभी डाउट मत रखो, आपके अंदर एक मिलेनियल रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनने की पोटेंशियल है और इस बात पर पूरा यकीन रखो। तो आज से ही हार्डवर्क करना शुरू कर दीजिए और अपनी जीत हासिल कीजिए। तो इसी के साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और कहानियों के थ्रू हमने काफी कुछ सीखा इस समरी से। वैसे ये समरी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आपकी क्या लर्निंग रही और एग्जैक्टली आपने क्या प्लान किया है रियल एस्टेट बिजनेस में? अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपने कर रखा है तो क्या चेंजेस लाने की सोच रहे हैं? आप काफी सारी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही अपना ढेर सारा प्यार भर भर के यूं ही देते रहिए, गूगल प्ले में रिव्यूज दे करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके। और गीगल के लिए आपके पास कोई आइडिया है, कोई सजेशन है, कोई ऐसी बात है जो जस्ट आप शेयर करना चाहते हैं कि बस गीगल तक पहुंच जाए, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मतलब आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों के थ्रू। तो देर किस बात की, आप हमें लिखते रहिए और इसी के साथ आगे मिलेंगे अगली समरी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।